नमस्कार, स्वागत है आपका यो स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अच्छी चीज यह है कि 18,100 के क्रूशियल लेवल को निफ्टी होल्ड करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन जिस तरह से ग्लोबल बाजारों का मूड कल खराब था, हमने डाउ में करीब 600 अंकों के आसपास की गिरावट देखी। कहीं न कहीं आशंका इस बात की बढ़ रही है कि फेड की जो दरों में बढ़ोतरी का जो रफ्तार है वो इसी तरह से जारी रहेगी और इसी आशंका में बाजार टूटे भी। कहीं न कहीं ग्लोबल मंदी, अमेरिका की इकोनॉमी मंदी की हुई चिंताएं बाजार को सता रही हैं। सवाल यह है कि घरेलू बाजार के लिए मुसीबतें क्या यहां से बढ़ने वाली हैं? बाजार के लिए नियर टर्म का जो सपोर्ट है वो कहां पर है? आपको मौजूदा स्तर पर बाजार में क्या करना चाहिए और क्या 2 दिनों की तेजी के बाद आज का करेक्शन कहीं एंट्री का मौका दे रहा है? ये भी अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। लेकिन चलिए पहले बताते हैं आपको कि यो स्टॉक्स में सवाल पूछने का तरीका क्या है। 9167329108 पर फोन करके, SMS करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी है ET9 स्वदेश मौजूद, @ET9 स्वदेश हमारा पता है, फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर भी। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान, शेयर इंडिया के रवि सिंह और द स्ट्रीट्स के कुणाल रामभिया। रवि और कुणाल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ET9 स्वदेश पर। कुणाल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। देखिए, ग्लोबल मूड जो थोड़ा सा खराब हुआ कल, उसका साफ साफ असर भारतीय बाजारों पर भी आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम रेजिलियंस देख रहे हैं भारतीय बाजारों की तरफ से। 18,100 के आसपास निफ्टी टिकने की कोशिश कर रहा है। कुणाल, आपको क्या लगता है, डेटा, आंकड़े, चार्ट क्या संकेत दे रहे हैं आपको? आज की रेंज क्या होगी और अब 2 दिनों के बाद ये मौका मिल रहा है या फिर अभी थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग पूजा एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अगर मैं फॉर्मेशन की बात करता हूं तो हम थोड़ी एक लंबी अवधि का चार्ट देखें तो दिसंबर शुरुआत से हमने एक मार्केट में करेक्शन देखा, वो 18,900 से लेके करीब करीब 17,800 तक का था। और अगर हम साइडवेज कंसोलिडेशन की बात करें तो 21 दिसंबर से लेके अब तक मार्केट एक साइडवेज रेंज में काम कर रहा है। सो अगर ओवरऑल फॉर्मेशन देखें तो पहले जो डाउन ट्रेंड था वो ऑलरेडी साइडवेज में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं इस साइडवेज में तो 18,200 का एक रेजिस्टेंस आता है और सपोर्ट देखिए आप 17,780 या 17,800 तक का आता है। सो ये एक रेंज बनी हुई है मार्केट में। जब तक ये रेंज क्लियर नहीं होती तब तक ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन में नियर टू रेजिस्टेंस सेल करने की अपॉर्चुनिटी और नियर टू सपोर्ट बाय करने की अपॉर्चुनिटी है। एज ऑफ नाउ निफ्टी चल रहा है 18,100 स्पॉट लेवल पे। सो यहाँ से करीब करीब 100 रुपए ऊपर एक रेजिस्टेंस है। अगर ये क्लियर हो जाता है तो यहाँ से एक बड़ी पॉजिटिव रुझान शुरू हो सकती है। अदरवाइज हम थोड़ा सा नीचे मार्केट को आते हुए देख सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ आई फील ट्रेंड पॉजिटिव ही है। आज के दिन अगर यहाँ से कुछ करना हो ट्रेड तो पहले हम बाइंग की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस बनेगा 18,065 का, 18,065 स्पॉट लेवल का, और इसका जो पहला टारगेट है वो 18,200 का बन सकता है। तो 18,200 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये राय आपको निफ्टी में इस वक्त दे दी गई है। हालांकि बाजार आज हम देख रहे हैं कि कमज़ोर ग्लोबल सेंटिमेंट्स के चलते आज कमज़ोरी के साथ ही कारोबार कर रहा है। चलिए अब इस बीच आपके सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपको बता ही दिया है। लगातार आपके स्क्रीन पर हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं और फ़ोन नंबर है वो भी स्क्रीन पर आपके फ्लैश होते रहेंगे। और इस बीच हमें हमारे ट्विटर हैंडल पर सवाल आया है। इंदौर से सुनील जी का सवाल है ये, लॉरस लैब्स पर 30 शेयर्स इन्होंने 652 के भाव पर लिया हुआ है। और काफ़ी सारे सवाल हमें लॉरस लैब्स से जुड़े मिलते हैं। कई सारे इन्वेस्टर्स ने, ट्रेडर्स ने हाई लेवल पर एंट्री कर ली थी और सबको नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। एक समय था 700 तक गया भी था ये स्टॉक, बट अब देखिए उन स्तरों से आधा हो चुका है। 350 पर अब कारोबार कर रहा है और इनको नुकसान भी करीब करीब 9,000 के आसपास का हो रहा है। रवि, लॉरस लैब्स क्या करना चाहिए? नुकसान इन्हें काफ़ी हो चुका है। आगे के लिए क्या आउटलुक बन रहा है आपका? क्या करेक्शन और दिख सकता है या फिर स्विच कर ले और कोई और अच्छा स्टॉक इन्हें सजेस्ट करिए जिससे इनके नुकसान की भरपाई हो सके? देखिए पूजा जी, इस समय वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पूरे हालात हैं वो लॉरस लैब के अगेंस्ट में है और इसी वजह से इन्वेस्टर को यहाँ पर नुकसान हो रहा है। फाइनेंशियल तो यहाँ पर इम्पैक्ट है ही है, लेकिन ओवरऑल जो कंपनी की अभी सिचुएशन है उसको देखते हुए भी थोड़ा सा और गिरावट बढ़ सकती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इनको फार्मा सेक्टर में रहना है तो मैं कहूँगा कि आप ग्लेनमार्क फार्मा को अडॉप्ट करिए, और अगर फार्मा सेक्टर में नहीं रहना है, दूसरे सेक्टर में जाना है, तो इस समय कोल इंडिया पहली प्रेफरेंस होगी, जो कि अभी के मोमेंटम में इस समय काफी अच्छा है। तो ग्लेनमार्क फार्मा या फिर कोल इंडिया, इन दोनों में किसी में भी वो स्विच कर सकते हैं।
ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मा या फिर कोल इंडिया के शेयर में आपको स्विच करने की सलाह है। आज चंडीगढ़ से संदीप जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। संदीप जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए क्या जानना है आपको। गुड मॉर्निंग सर, संदीप चंडीगढ़ से। जी सर बताइए। सर मेरे को एक यस बैंक और हिंदुस्तान कॉपर और रिलायंस के बारे में पता करना है। हिंदुस्तान कॉपर किस भाव पर है और रिलायंस का भी भाव बता दीजिए। रिलायंस का सर एवरेज मेरा 2468 का है। 2468 का, ठीक है। 1.39। हिंदुस्तान कॉपर 124.10। 124.10। 124.10, 124 रुपए के आसपास हिंदुस्तान कॉपर है और रिलायंस है 2460 रुपए के आसपास की। यस बैंक है 21 रुपए 39 पैसे के भाव पर 1000 शेयर। आपसे इस पर हम राय लेना चाहेंगे रवि। यस बैंक से पहले शुरुआत करते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी के बाद अब समय हो गया इसको एक दायरे में ट्रेड करते हुए 20-22 रुपए के आसपास से टिका हुआ है। यहां से आप क्या ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं और आगे शेयर में ग्रोथ के लिए ट्रिगर्स क्या बनेंगे आपके हिसाब से? देखिए इस समय यस बैंक 20 रुपए 25 पैसे के पास चल रहा है और जिस हिसाब से अभी न्यूज हुई है या उसका इम्पैक्ट है उसकी वजह से एक तेजी का दौर आया और लोगों को लगा कि शायद ये अब काफी अच्छी तेजी दिखा सकता है। फिलहाल अभी जो सेंटीमेंट है वो थोड़े से खराब हालात में दिखाई दे रहे हैं और वापस अगर पूरे बैंकिंग सेक्टर को देखते हैं तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल यस बैंक में बने रहने का बहुत बड़ा फायदा नहीं है। वापस से 17 रुपए तक के लेवल दिख सकते हैं और बाउंस बैक में वापस 21 से 21.5 तक के लेवल दिख सकते हैं। तो अगर आपको होल्ड करना है तो 21-22 का ध्यान रखिए, निकल जाइए। एंट्री के लिए 15, 16, 17 ये जो लेवल है ये थोड़े से ठीक है और एग्जिट के लिए 21-22 इससे ज्यादा की रेंज अभी यस बैंक में नहीं दिखाई दे रही क्योंकि फंडामेंटली बहुत ज्यादा न्यूज फ्लोट होती रहती है, उसका इंपैक्ट आता है, वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन बहुत दिन तक ये स्टॉक टिका नहीं रहता। तो मुझे लगता है ज्यादा फंडामेंटल स्टॉक्स अच्छे जो हैं या बैंक्स अच्छे हैं उनकी तरफ जाइए। जैसे आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा के अच्छे फंडामेंटल्स हैं और इस समय एसबीआई अच्छे करेक्शन पे मिल रहा है, उसकी तरफ मूव किया जा सकता है। ये इसके लिए ट्रिगर्स नहीं है तेजी की और जो मजबूत बैंक है जिनका बड़ा बेस है वहां पर आप शिफ्ट कर जाइए। एसबीआई है लीडर 590 रुपए के भाव पर ये शेयर आपको मिल भी रहा है। लेकिन कुणाल, रिलायंस को लेकर आपका क्या व्यू होगा? क्योंकि हमने देखा था कि 26 रुपए के आसपास ये शेयर फिसला था। कहीं ना कहीं जेफरीज की जो रिपोर्ट आई थी टेलीकॉम को लेकर उसका थोड़ा सा हैंगओवर जरूर था, लेकिन अब थोड़ा संभलने के संकेत ये जरूर दे रहा है। यहां से आप चाल किस तरह की देख रहे हैं? अभिषेक, मुझे रिलायंस बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसका रीजन ये है कि अगर मैं जनवरी 2021 के लो की बात करूं तो वो 1840 का था। वहां से एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन रहा है और वो सपोर्ट जो आ रहा है वो है 2424 2425 का। हमने 3 दिन पहले इसका लो बनते हुए देखा 2427 का और वहीं से इस काउंटर ने रिवर्सल दिया है। और अगर मैं इंट्राडे चार्ट्स की बात करूं तो वहां से एक हायर टॉप हायर बॉटम की भी फॉर्मेशन शुरू हो चुकी है। सो if you ask me from the risk reward perspective, Reliance is best suited counter। हमें इसका स्टॉप लॉस रखना होगा 2450 का जो प्रेजेंट लेवल से 17 रुपए दूर है। बट आई थिंक ये काउंटर कंप्लीटली बॉटम्ड आउट काउंटर है। हमें अगले 1 या 2 हफ्तों में ये काउंटर 2520 से 2525 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। ठीक है, तो रिलायंस को लेकर बुलिश व्यू। लेकिन रवि आप राय दीजिए जरा। मेटल काउंटर में इनके पास है हिंदुस्तान कॉपर का 124 रुपए के आसपास की भाव है और हमने देखा है कि मेटल स्पेस में अगर आप जिंक को देखिए, कॉपर को देखिए तो ये कमोडिटीज भी हमने रिबाउंड देखा है और जिस तरह से चीन से थोड़े से सेंटिमेंट सुधर रहे हैं तो निश्चित तौर पर फायदा इनको होगा। महीने भर से कम के समय में ये करीब करीब 25 से 30% शेयर अप्रिशिएट हो चुके हैं। आगे आपको लगता है कि ये जो तेजी चल रही है आगे अभी जारी रहेगी? अभिषेक जी आपने बिल्कुल सही बताया और आपकी नॉलेज को मैं दाद देता हूं बिकॉज आप हर सेक्टर की जब भी कोई स्टॉक आता है आप उसके बारे में जरूर थोड़ी बेसिक डिटेल दे ही देते हैं। अभी चाइना की वजह से बहुत इम्पैक्ट था लेकिन अब यहाँ पर जो है वो वापस चाइना ओपन हो रहा है तो यहाँ जो 40% का करेक्शन आपको जिंक लेड एल्युमिनियम कॉपर निकल में देखने को मिला था अब उसका फायदा यहाँ पर
थोड़ा सा खुलने के बाद तेजी की तरफ जाएगा। तो चाहे हिंदुस्तान जिंक हो, चाहे हिंदुस्तान कॉपर हो, इनको तेजी का दौर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अच्छा स्टॉक है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर आप यहां से भी रैली देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इजीली 8 से 10% की रैली वीक ऑन वीक बेसिस पे देखने को मिल सकती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, स्टॉक अच्छा है, रखिए बिल्कुल। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस स्टॉक में आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अमृतसर से रोहित जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। रोहित जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्कार जी। हेलो जी रोहित, सवाल पूछिए अपना, कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी मेरे पास ना ये देवयानी इंटरनेशनल है, 300 शेयर, 188 रुपए के भाव से। ठीक है, तो इसको क्या करना चाहिए? और कोई भी स्टॉक है आपके पास? हाँ जी, एक स्टॉक और है जी, लेमन ट्री होटल, इसके 1200 शेयर हैं, 92 रुपए 50 पैसे में। ओके, तो दोनों ही स्टॉक में नुकसान इस वक्त इनको यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। सबसे पहले देवयानी इंटरनेशनल देख लेते हैं, और यहाँ पर इन्होंने 300 शेयर्स 188 रुपए के भाव पर लिया हुआ है और नुकसान हो रहा है। हम पिछले काफ़ी से आज हालांकि स्टॉक 2% ऊपर ज़रूर दिखाई दे रहा है, बट पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं स्टॉक में लगातार एक डाउन ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। करीब करीब 13% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है देवयानी इंटरनेशनल में। ज़्यादा कुछ एनकरेजिंग साइंस आगे के लिए भी नज़र नहीं आ रहे। आपसे पूछना चाहेंगे कुणाल, देवयानी इंटरनेशनल क्या और गिरावट देख रहे हैं स्टॉक में? पूजा आपने सही बताया, इसमें हमने रीसेंट फॉर्मेशंस में डाउन ट्रेंड ही देखा है। और अगर आप देखिए तो ये करेक्शन अगस्त से शुरू हुआ, 215 से ये काउंटर करीब करीब 150 तक आ गया है। सो यस, द डाउन ट्रेंड इज डेफिनेटली ऑन, बट अगर हम 2 साल के चार्ट की बात करते हैं तो एक पॉजिटिव ट्रेंड भी दिख रहा है, बट बहुत ही म्यूटेड है। सो यहाँ पे लॉस बुक करने की डेफिनेटली सलाह नहीं बनेगी। हमें इसका स्टॉप लॉस रखना है 150 का, और एज ऑफ नाउ हमारे व्यूअर को मैं ये होल्ड करने की सलाह दूंगा। बट डेफिनेटली ये काउंटर एक बार जब बाउंस देता है और 180 तक आता है तो इस काउंटर से डेफिनेटली निकल जाइए, बिकॉज ये मोमेंटम लेस काउंटर है, बहुत ही स्लो रुझान वाला काउंटर है। हमें बेहतरीन अच्छी अपॉर्चुनिटीज और कहीं मिल सकती। तो देवयानी इंटरनेशनल एक उछाल आ सकता है 180 के आसपास का, उन स्तरों पर निकल जाने की राय, क्योंकि बहुत बड़ा मुनाफा यहाँ पर देखने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं इस वक्त। लेमन ट्री पर अगला सवाल था इनका, और यहाँ पर भी इन्होंने थोड़े ऊपरी स्तर पर ले लिया है ये स्टॉक। 1200 शेयर्स इन्होंने 92 के लेवल्स पर लिया है। कुछ समय पहले अच्छी तेजी आई थी स्टॉक में, 100 रुपए तक के लेवल्स भी हमने देखे थे, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर स्टॉक में हम एक गिरावट का दौर ही देख रहे हैं। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है आपका? रवि, आपसे सवाल होगा, लेमन ट्री के फंडामेंटल्स, आगे का आउटलुक कैसा लग रहा है आपको? इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पर एंट्री की हुई है, वो लेवल्स कब तक देखने को मिलेंगे? समय देना पड़ेगा या फिर निकल जाना बेहतर रणनीति होगी स्टॉक से? देखिए, अगर मैं इनकी तरफ देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको होटल इंडस्ट्री में ही रहना है तो लेमन ट्री से ज़्यादा अच्छा होगा आप इंडियन होटल की तरफ दांव लगाइए। वो ज़्यादा अच्छे फंडामेंटल के साथ चल रहा है और अच्छे करेक्शंस उसमें भी देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है आप अपनी पहली स्ट्रैटेजी तो यही कर सकते हैं कि आप इस स्विच कर सकते हैं। अब दूसरी बात, अगर देखते हैं कि आप स्विच नहीं करना चाहते हैं और आप कंटिन्यू यहीं पे करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको रिटर्न मिलने में ज्यादा समय लगेगा। मार्केट का जो मोमेंटम है उसमें अगर आपको इंडियन होटल पे आप स्विच करते हैं तो आप 3 महीने में अगर रिटर्न पा सकते हैं, 4 महीने में आपके रेट से ऊपर निकल सकता है। और अगर आप लेमन ट्री में रहेंगे तो मुझे लगता है कि 8 से 10 महीने या साल भर तक का समय देना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग अगर इसको समझते हैं तो मुझे लगता है कि एक यहाँ पे आप 2% का स्टॉप लॉस रख लीजिए। अगर उसके नीचे जाता है तो जरूर अपनी पोजीशन को स्विच करिएगा, नहीं तो आपको बेहतर मुनाफा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इंडियन होटल्स को खरीदने की सलाह है रवि की तरफ से। बेंगलुरु से गजेंद्र जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। गजेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सर, क्या जानना है आपको? कौन सा शेयर है आपके पास? गजेंद्र जी, अगर आपको आवाज आ रही तो अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, हेलो सर अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर लीजिए और तब अपना सवाल पूछिए आप।
दिक्कत है, कुछ तो प्रॉब्लम है, शायद हमारी आवाज़ उन तक नहीं जा पा रही है, उनकी आवाज़ हम तक साफ नहीं आ रही है। लेकिन उन्होंने क्वेरीज अपनी हमसे शेयर कर ली थी। गजेंद्र जी के पास हैं दीप इंडस्ट्रीज़ के शेयर 251 रुपये के भाव पर 50 शेयर हैं। रवि, दीप इंडस्ट्रीज़ ऐसे जो शेयर होते हैं कई बार नज़रों से लोग पता नहीं कैसे चूक जाते हैं, नज़र में आते नहीं है, रेकमेंड बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है और अलाइड सर्विसेज वाली कंपनी है, ऑयल एंड गैस से जुड़ी है। अब यहाँ से आप चाल कैसी देख रहे हैं? क्या, क्योंकि हमने देखा है कंसिस्टेंटली इसने परफॉर्म किया है पिछले 5 साल से भी, अगर इसको हम इसको एनालाइज करें तो आगे भी आपको लगता है कि ये दमदार जो परफॉर्मेंस है ये जारी रहेगी अभी? अब बिल्कुल आपने अभिषेक जी अगर यहाँ पे कंपैरिजन करिए तो 64% एक साल में रिटर्न, एक महीने में 12.5% 13 के पी पे लगभग ये स्टॉक है। मार्केट कैप छोटा है इसीलिए लोग ज्यादा शायद इंटरेस्ट नहीं रखते, 1000 करोड़ के करीब का मार्केट कैप है और मुझे लगता है अभी के मोमेंटम में देखते हैं तो 350 के लेवल अचीव कर सकता है जो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। तो अगर स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल होल्ड भी करना चाहिए, अगर थोड़ा इंक्रीज करना चाहें तो वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस 280 का डाल के आप कंटिन्यू पोजिशन को होल्ड रखिए। ठीक है, तो होल्ड रखने की राय दीप इंडस्ट्रीज में। अगला सवाल है, ये हमारे साथ नागपुर से अगले दर्शक जुड़े हैं, प्रशांत जी। प्रशांत जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। मैम नमस्कार एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम कि आपने कॉल किया मेरे को, और आई एम वेरी रेगुलर कस्टमर ऑफ E2 नाउ स्वदेश। तो मैम मेरा 2 शेयर है मेरे पास, एक तो इन्फो एज है जो मेरी 4600 की बाइंग है, 500 शेयर है, और एक बजाज फाइनेंस है 6800 में, वो भी 500 है मैम, और मेरा व्यू 1 साल का है। इन्फोएज का लेवल एक बार फिर से रिपीट करेंगे आप, किस लेवल पर लिया था आपने? 600 की बाइंग है, 500 शेयर्स। 600 पर लिया है आपने इन्फोएज? 4600 मैम, और 500 शेयर है। जी 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 4600 पे लिया है और यहाँ पर इनको नुकसान काफ़ी हो रहा है क्योंकि आपने काफ़ी ऊपरी लेवल पर एंट्री ले ली थी इन्फोएज में। चलिए आपको आपके दोनों ही स्टॉक्स पर राय दिलवा देते हैं। सबसे पहले तो बजाज फाइनेंस 500 शेयर 6800 पे लिया। बजाज फाइनेंस में भी हम देख रहे थे कि जब से इनकी अपडेट आए थे तीसरी तिमाही के, तब से स्टॉक में थोड़ा दबाव है, 6000 के लेवल्स के भी नीचे चला गया था और इस वक्त भी उन्हीं स्तरों के आसपास कारोबार कर रहा है। रवि, इनका जो व्यू है बजाज फाइनेंस में वो केवल 1 साल के ही लिए है, क्या लग रहा है आपको? कुछ रिकवरी आएगी इस स्टॉक में, कोई तेजी देख रहे हैं आप? क्योंकि अब हम नतीजों का भी वेट कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस में 1 साल का समय देना ठीक होगा या फिर थोड़ा और समय देना चाहिए इन्हें? देखिए पूजा जी, पहली बात है कि बजाज फाइनेंस एक ऐसा शेयर है जो ऊपरी लेवल से अगर करेक्ट करता है तो रिबाउंड भी होता है। एनबीएफसी सेक्टर में अच्छी खासी पकड़ रखता है, लेकिन थोड़े से अभी सेंटिमेंट यहाँ पर खराब चल रहा है जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हालांकि रिजल्ट की बात करें तो मुझे लगता है एज पर एक्सपेक्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ी चिंताएं हैं मैनेजमेंट को और इस वजह से थोड़ा सा स्टॉक में गिरावट है। अब 1 साल अगर आपका पर्टिकुलर लक्ष्य है तो मुझे लगता है कि मैं यही कहूंगा कि फिर तो आपको दूसरा स्टॉक बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका 3 साल 5 साल 10 साल का व्यू हो तो मुझे लगता है कि हर आदमी की लिस्ट में बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर में से एक लिस्ट जरूर होती है। तो लंबा व्यू है, आपको मार्केट में रिटर्न मिलेंगे, नुकसान नहीं देगा ये शेयर, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर बनाकर रखना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन होगा कि आप 1 साल पर्टिकुलर नहीं, लेकिन हाँ इसको आप थोड़ा समय दीजिए। और 6000 के जो भाव दिख रहे हैं ये 8000 8,500 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 1 साल तो बहुत कम हो जाएगा बजाज फाइनेंस के लिए, आपको थोड़ा लंबा समय देना पड़ेगा। लेवल्स आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा बट थोड़ा पेशेंस के साथ आप इसे होल्ड करिए क्योंकि उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। रवि, इनका सवाल इन्फोएज पर भी है और यहाँ पर भी इनको नुकसान काफ़ी हो रहा है। 4600 पे इन्होंने एंट्री ली थी, जब स्टॉक में गिरावट थी तब शायद इन्होंने यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश की, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। हमने तो इस स्टॉक को 7000 के पार भी जाते हुए देखा था। अब वहाँ से ऊपरी स्तरों से लगभग आधा हो चुका है ये शेयर। क्या वापस से कुछ तेजी के लिए रुकना चाहिए स्टॉक में? आपको आउटलुक, आप अपना आउटलुक शेयर करिए इन्फोएज इंडिया पर, कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए स्टॉक्स में?
सबसे पहले तो समझिए, देखिए इस समय जो भी ऑनलाइन और सेल्स में मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनमें रिटर्न निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है। कहीं ना कहीं से हायर वैल्यूएशंस की तरफ स्टॉक्स चले गए थे और अब ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। इसी वजह से आपको ज्यादातर स्टॉक्स की जबरदस्त पिटाई होते हुए दिखाई दे रही है। एक साल में 26% गिर चुका है और अभी भी करेक्शन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर रुकता हुआ नजर आएगा। 3200 तक के लेवल दिख सकते हैं। लेकिन एक सजेशन, अगर ये ऑनलाइन की तरफ ही जाना चाहते हैं, सर्विसेज में ही रहते हैं, तो एक शेयर यहां पर मैं इन्हें रिकमेंड करूंगा, ईज माई ट्रिप। आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए। 55 रुपए का स्टॉक है, 1.5 करोड़ के करीब कस्टमर हैं, ऑनलाइन सेल्स की तरफ है और इस समय दुबई में इनका एक ऑफिस शुरू हुआ है और अब इंटरनेशनली पैड बढ़ रही, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इनके कस्टमर यहां पर बढ़ते जा रहे हैं। तो जो ये 50 से 55 का रेंज है, अगर आप यहां पे खरीदते हैं तो ये 75 रुपए तक जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप स्विच कर लेंगे तो आप क्वांटिटी भी ज्यादा उठा लेंगे और ये स्टॉक 10 रुपए भी बढ़ता है तो आप अपनी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो 75 के टारगेट के लिए मुझे लगता है ईज माई ट्रिप पे आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, बेहतर है इन्फो एज से निकल जाइए, ईज माई ट्रिप में आप शिफ्ट कर जाइए, आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। वैसे भी इन्फो एज 7,000 रुपए तक पहुंचा था अक्टूबर 2021 में, उसके बाद से लगातार शेयर ने अंडर परफॉर्म किया है और हम देख रहे हैं कि अब भाव करीब करीब आधा हो गया है, लेकिन रवि के मुताबिक 3200 रुपए तक गिर सकता है इन्फो एज का शेयर। आगे बढ़ेंगे, पुणे से राजेश जी हमारे साथ हैं। राजेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। नमस्कार, मेरे पास ना आईसीआईसी बैंक के 800 शेयर है और 360 भाव से लिया है। 360 के भाव पर? अरे वाह, क्या बात है। पहले तो राजेश जी आपको बहुत बधाई, बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है आपको। आईसीआईसी बैंक को होल्ड करने का रिवॉर्ड मिल रहा है इस शेयर में। आपसे कुणाल जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर को लेकर बुरी खबरें तो आ नहीं रही हैं। क्रेडिट ग्रोथ दमदार है, 17-18% के आसपास की। डिपॉजिट ग्रोथ भी अब स्ट्रांग हो रही है, तो चीज़ें ठीक ठाक हैं। आईसीआईसी बैंक हालांकि हम देख रहे हैं कि ऊपर से करीब करीब 100 रुपए के आसपास करेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन बड़ी तेजी के बाद वो हुआ है। क्या सलाह होगी आपकी? इनके खरीद भाव से तो शेयर अभी भी करीब करीब डबल से भी ज्यादा है। बना के रखें इसको, और स्टॉप लॉस क्या सजेस्ट करेंगे आप? अभिषेक, जिस तरह हमने मार्केट में देखा है, अगर लंबी अवधि का नजरिया होता है और पोजीशन होल्ड कर सकते हैं इनकी तरह, तो हमें ऑलवेज मुनाफा बहुत ही अच्छा हो सकता है। इनका जो एंट्री लेवल था 365 का, वो एक बहुत ही ब्रॉडर कंसोलिडेशन था 2020 का, वहीं से शुरू हुआ था ये बड़ा सा रुझान मार्केट का, काउंटर का इम्पैक्ट। ट्रेंड बहुत ही अच्छा है बिकॉज इनका पोजीशन बहुत ही लंबे समय से है, इसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। काउंटर को होल्ड करने की सलाह बनेगी 835, 835, ये एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आई डाउट आईसीआईसीआई बैंक अगले 1 या 2 महीने में ये काउंटर 835 के नीचे जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, होल्ड करे रहिए। अगर प्रॉफिट बुक करना होगा तो इस काउंटर का 975 लेवल है, जो एक एक्सटेंशन बेस्ड ऑन एलियट वेव एक लेवल निकाल के रखा है हमने हमारे इंटरनल हाउस के लिए, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। 975 पे इसमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली कीजिए और बाकी जो पोजीशन है वो उसके होल्ड करने की सलाह बनेगी। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है। 830 का स्टॉप लॉस लगा के आप शेयर में बने रहिए। यहां से करीब 110 रुपए और चढ़ेगा तो आपका अगर मन हुआ तो थोड़ी सी आप आंशिक मुनाफा वसूली शेयर में कर सकते हैं। चलिए, छोटे से दायरे में घूम रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 18,100 सुरक्षित है, और न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि थोड़ी सी बढ़त भी हम देख रहे हैं। 18,127 का स्तर है निफ्टी का, और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर कमजोरी है अब सिर्फ 80 अंकों के आसपास की। एक संतुलन बनाने की कोशिश है बुल्स और बेयर्स के बीच में रस्साकसी चल रही है। हालांकि थोड़े से ज्यादा शेयर गिरने वाले साइड पर ज्यादा आपको दिखेंगे आज के सत्र में। लेकिन चलिए, अब आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट की एबीसीडी, और विश्व मोहन जुड़ गए हमारे साथ। कमोडिटी की एबीसीडी में आज हम बात करने वाले गोल्ड लोन की एबीसीडी की। गोल्ड लोन आपको कैसे मिलेगा? गोल्ड लेने के लिए सबसे पहले आपको अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ता है। उस गोल्ड के आधार पर आपको ये
लोन दिया जाता है। गोल्ड को सुरक्षित लॉकर में बैंक से या एनबीएफसी जहां से भी आप लोन लेना चाहते हैं वहां पर रखना पड़ता है। आप एनबीएफसी वगैरह भी कई सारे हैं जहां पे ऑफर किए जाते हैं, सारे बैंक्स भी गोल्ड लोन ऑफर करती है। 3 महीने से 3 साल की अवधि के लिए आमतौर पर गोल्ड लोन दिया जाता है। प्रीपेमेंट और समय से पहले भी इसे बंद करने का विकल्प आपके पास होता है। अब बात करते हैं ब्याज दर की। ब्याज दर 8 से 12 से 13% तक ब्याज दर गोल्ड लोन पर है। अगर आप गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो पीएसयू बैंकों में आमतौर पर ब्याज दरें कम होती है। सभी बैंक्स और एमएफसी की ब्याज दरें अलग अलग आपको मिल जाएगी। एनबीएफसी की ब्याज दरें आमतौर पर ज्यादा होती है, वो 10+ ही आपको मिलेंगे। इमरजेंसी लोन के लिए इससे बेहतर विकल्प कोई भी नहीं है गोल्ड लोन से बेहतर। और पर्सनल लोन से अगर तुलना करें तो उसके मुकाबले ब्याज दर भी गोल्ड लोन का काफी बेहतर रहता है। गोल्ड लोन फटाफट से आपको मिल जाता है, कुछ चंद घंटों में ही आपकी पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। प्योरिटी और वैल्यू के आधार पर गोल्ड लोन तय होता है। उस दिन जो भी मार्केट वैल्यू होगा, जिस दिन आप गोल्ड लोन की अर्जी देने जाते हैं, उसके आधार पर आपको लोन मिलता है। गोल्ड जो भी आपकी ज्वेलरी होगी उसमें उसका आकलन किया जाएगा। बैंकों के एनबीएफसी के वैल्यूअर रहते हैं, वैल्यूअर आपको वैल्यूएशन करके बताएं कि गोल्ड इसमें कितना है, और जो भी मार्केट भाव होगा उसका 90% तक आप यहां पर लोन ले सकते हैं। इसके लिए जरूरी दस्तावेज क्या है? पैन कार्ड के अलावा आपको बैंक की पूरी डिटेल्स, इसके अलावा आपका गोल्ड जो वैल्यूएशन के लिए जाएगा, साथ ही एड्रेस प्रूफ वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह और पूरी डिटेल्स आपको देनी होगी। उसके बाद आपको गोल्ड लोन सेम डे भी आपको जारी किया जा सकता है। अब बात आती है कि डिफॉल्ट में, अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो क्या होगा? डिफॉल्ट अगर आप करते हैं गोल्ड लोन में तो आपको ब्याज पर 2% पेनाल्टी के साथ भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप बार बार नहीं चुकाते तो आपको गोल्ड बैंक जब्त कर सकता है, ये एक नुकसान है। हालांकि आप समय पे अगर भुगतान करते जाते हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। आप फाइनली पूरा पेमेंट करने के बाद अपना गोल्ड आप वापस लेके जा सकते हैं। तो एक बढ़िया विकल्प, अगर आपको इमरजेंसी फंड चाहिए तो गोल्ड लोन एक बेहतर विकल्प है। ठीक है, गोल्ड लोन की बारीकियां भी शुभम ने आपको समझा दी हैं। अब चलिए फिर से दर्शकों के सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है आकाश का, और इनके पास है बजाज फिनसर्व के 23 शेयर 1657 रुपए के भाव पर, और यस बैंक का शेयर इनके पास है 23.5 रुपए के भाव पर। अब बदकिस्मती है कि दोनों शेयरों में थोड़ा थोड़ा नुकसान ही हो रहा है। बजाज फिनसर्व इनके भाव से तकरीबन प्रति शेयर 300 रुपए नीचे आ गया है, और आज ये 52 हफ्ते के निचले स्तर पर यह शेयर फिसल गया। रवि, जब से बजाज फाइनेंस के, बजाज फिनसर्व के, हालांकि उतने बुरे अपडेट नहीं थे बजाज फिनसर्व के, बजाज फाइनेंस के खराब थे, लेकिन निश्चित तौर पर प्रेशर तो बजाज फिनसर्व पर भी आया ही, और हम देख रहे हैं कि लगातार ये प्रेशर में शेयर है। कोई रिकवरी आप देख रहे हैं इसमें रवि, आप बजाज फिनसर्व में, और क्या आप इसमें लोअर लेवल्स पर बाइंग की सलाह देंगे या फिर अभी थोड़ा सा दूर रहना बेहतर होगा? देखिए, इस समय तो अभी थोड़ा सा करेक्शन और दिख सकता है, और अगर लोअर लेवल बाइंग के को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि शायद 1290 और 1310 ये बीच का जो रेंज है वो शायद बाइंग के लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहां से पुल बैक आने के चांसेस है। लेकिन अभी का जो मोमेंटम है उसमें तो एक गिरावट का दौर ही देखने को मिल रहा है। रही बात, इन्होंने 1600 रुपए पे खरीदा हुआ है। देखिए, अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर 1290 के नीचे स्टॉक जाता है तो एक बार को आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट होना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद इसमें गिरावट बड़ी हो सकती है। तो 1290 जब तक नहीं टूटता तब तक आप अभी पोजीशन को होल्ड करके रखिए, और अगर एवरेज करने की भी सोच रहे हैं तो जितना 1290 के पास होगा उतने पास पे एवरेज करिएगा, तो थोड़ा सा एवरेज आपका बेहतर हो जाएगा और बाउंस में आपको निकलने के मौके मिलेंगे। पर ये व्यू रवि का, लेकिन यस बैंक 1000 शेयर है 23.5 के भाव पर। आपसे इस पर कुणाल राय चाहेंगे। ये देखिए, फंडामेंटली फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है ये शेयर यहां से चले। चार्ट्स ऐसे कुछ संकेत दे रहे हैं क्या? कोई टेक्निकल बाउंस बैक की इसमें उम्मीद की जा सकती है? अभिषेक, ये काउंटर हमने देखा है कि कोई खास मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन में ये आ चुका है। रिसेंटली हमने देखा था इस काउंटर में नवंबर में करीब 15.5 से 25 तक की एक मोमेंटम हुई थी, फिर से ये साइडवेज में चला गया है। आई रियली फील कि ये आई मीन टू दी एक्सटेंट पॉसिबल जस्ट ट्राई एंड एग्जिट दिस। अगर इसमें मोमेंटम शुरू भी होता है और किसी को ट्रेड भी लेना है तो वेरी सिंपल स्ट्रेटेजीज, 10 रुपीज, मतलब 10%, दैट इज 2 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें और 5 रुपए का टारगेट रखें। दैट्स इट, डोंट होल्ड ऑन टू दिस काउंटर एज ऑफ नाउ। इसमें 21 रुपया 15-20 पैसे के करीब करीब एग्जिट करने की सलाह बनेगी। अगर छोटी बैंक में अगर ट्रेड करना है तो एक बेटर विकल्प है जो मुझे इस लेवल पे लग रहा है, और वो है इंडियन ओवरसीज बैंक। 30 रुपया 60 पैसा चल रहा है। आई थिंक इसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो है 30 रुपया 15 पैसे का। उसी के स्टॉप लॉस को गिन के इस काउंटर में बाइंग की जा सकती है। आई थिंक 34 तक के लेवल्स हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो अगर आपको ट्रेडिंग का नजरिया रखना है तो आईओबी अच्छा लग रहा है, 30 रुपए के आसपास है, स्टॉप लॉस के साथ आप निवेश कर सकते हैं आईओबी में। ये राय आपको दे दी गई है। चलिए अब अगले दर्शक को शामिल करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन के जरिए आनंद जुड़ चुके हैं। आनंद नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पाए, लेकिन सवाल है उनका हमारे पास। इन्फोसिस 500 शेयर्स इन्होंने 1700 के भाव पर लिया हुआ है और अब इनको नुकसान हो रहा है स्टॉक में, और क्योंकि शेयर की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए वजह से देखिए करीब 80,000 के आसपास का नुकसान इनको यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। स्टॉक 1500 पर कारोबार कर रहा है इस वक्त स्टॉक में। हालांकि हल्की रिकवरी पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं इन्फोसिस के स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, बट इन्होंने थोड़े हाई लेवल पर एंट्री कर ली है जिसका कि इनको खामियाजा इस स्टॉक में इस पर भुगतना पड़ रहा है। कुणाल, अगर ट्रेडिंग के लिए चार्ट्स पर अगर नजर डालें तो 1700 के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है, कब तक रिकवरी देख रहे हैं आप प्राइस में? पूजा, अगर 1700 के लेवल पे इन्होंने लिया होगा तो शायद मई और जून से पहले की पोजीशन होगी, क्योंकि रिसेंटली हमने इस काउंटर को 1700 तक जाते हुए नहीं देखा। आई थिंक फ्यूचर्स लेवल होगा तो पता नहीं, बट स्पॉट में तो नहीं गया है। अगर हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये काउंटर एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। पूरा आईटी सेगमेंट जिस तरह चल रहा है ये भी काउंटर उसी तरह से है। डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह बनेगी, क्योंकि रुझान करीब करीब 7 महीनों से साइडवेज की है। इसका जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो है 1640 का। अगर ये काउंटर 1640-50 के ऊपर निकलता है तो एक शायद 1800 1850 तक के लेवल भी हमें दिखा सकता है। सो फॉर टाइम बिंग इसे होल्ड करने की सलाह बनेगी, और इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 1440 का है। उसी को स्टॉप लॉस रख के हम पोजीशन कैरी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ इन्फोसिस के शेयर में बने रहने की सलाह है। मुंबई से अरविंद हमारे साथ हैं। अरविंद जी नमस्कार, पूछिए सर, क्या जानना है आपको? हेलो जी, अनिल अग्रवाल बोल रहा हूँ बेंगलोर से। अनिल अग्रवाल, माफी चाहेंगे सर आपसे, सवाल पूछिए अपना। मैंने पतंजलि फूड खरीदे हैं, धीरे धीरे 100 शेयर हैं, करीब एवरेज प्राइस है 1320 रुपए, और टाइटन है 10 शेयर एट द रेट ऑफ 2700 रुपए, और टाटा पावर 230 रुपए में 100 शेयर। ठीक है, 3 शेयर आपके पास हैं पतंजलि फूड, इसके अलावा बाकी भी आपके पास 2 शेयर हैं। चलिए इसके बारे में हम राय लेते हैं। पतंजलि फूड से शुरुआत कर लेते हैं। 1300 के भाव की खरीद है, 100 रुपए के आसपास ये शेयर है। रवि, पतंजलि फूड्स 1300 रुपए के भाव की खरीद है, इनके भाव से करीब 125 रुपये नीचे है, और हम देख रहे हैं कि इस सेगमेंट में जिसमें ऑपरेट करती है पतंजलि उसमें कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ रहा है। रिलायंस का भी रिटेल में पैठ बढ़ाने की कोशिश है, अपना ब्रांड उन्होंने गुजरात में लॉन्च किया था इंडिपेंडेंस। तो क्या लगता है आपको कि भविष्य कितना बेहतर है पतंजलि के लिए, और क्या अभी भी आपको लगता है कि ये शेयर वही रफ्तार दिखा सकता है जो पहले दिखी थी इसमें? देखिए, ऊपरी लेवल से देखते हैं तो स्टॉक में काफी अच्छा करेक्शन आ चुका है, और खास तौर से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेटेड मोड में देखने को मिल रहा है, क्योंकि नंबर्स में बहुत बड़ा कुछ चेंजेस यहाँ पे नहीं निकल के आया, और चूंकि इनके जो लेवल्स हैं वो 1300 के पास के हैं, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा समय देना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से वो 3 महीने 6 महीने का अगर व्यू रखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर इंतजार करना चाहिए कि स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल के रख लीजिए 1050 का। थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस है, लेकिन 1300 के लेवल आने के लिए इतना वेट करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि अभी यहां पर पोजीशन को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये राय पतंजलि फूड्स में आपको दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और ट्विटर पर नासिक से हमें सवाल भेजा है देवेंद्र देश पांडे जी ने। इनका पहला सवाल है अदानी पावर पर 16 शेयर्स इन्होंने 330 के भाव पर 330 के भाव पर लिया हुआ है अदानी पावर के स्टॉक को, और हम देखें तो हल्का नुकसान इनको यहाँ पर इस वक्त झेलना पड़ रहा है। अदानी पावर के शेयर में 300 के भाव पर लिया था, थोड़ा ऊपरी स्तरों पर इन्होंने लिया था इस स्टॉक को, और लगातार वहाँ से टूट ही रहा है शेयर। करीब करीब 10% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। नुकसान अभी हल्का है। कुणाल, आप सजेस्ट करिए क्या करना चाहिए, क्या कुछ यहाँ पर पुल बैक देख रहे हैं आप अदानी पावर में, या फिर निकल जाने की राय देंगे? पूजा, अगर हम आर्ली चार्ट देखते हैं रीसेंट फॉर्मेशन तो करीब करीब
5 जैन से लेके अब तक ये काउंटर एक साइडवेज कंसोलिडेशन में आ चुका है। इसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो है 272 271 का, और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 285 87 का। ये काउंटर साइडवेज में है, इसलिए होल्ड करने की सलाह बनेगी। बट ध्यान रखिए, अगर ये काउंटर फिर से 270 के नीचे जाता है तो हमें इसमें कॉशियस अप्रोच रखना होगा, और हमें शायद एग्जिट करने की वी हैव टू टेक एन हिट एंड प्रोबेबली एग्जिट द काउंटर। बट अदरवाइज इसे होल्ड करने की सलाह बनेगी। अगर ये काउंटर 285 के ऊपर निकलता है तो एक बड़ी सी रुझान शुरू हो सकती है। विल वेट एंड वॉच, एज ऑफ नाउ होल्ड करिए, स्टॉप लॉस रखिए 270 का, और ये काउंटर 285 के ऊपर निकलता है तो फिर से किसी नॉलेजेबल पर्सन को एक बार कंसल्ट कर लीजिए। आई थिंक आपकी क्वेरी आपको बेटर रिटर्न्स भी दे सकती है। ठीक है, तो ये रहा अदानी पावर में। अदानी ग्रुप से जुड़ा एक और स्टॉक है इनके पास, अदानी विल्मर, और यहाँ पर भी इनको नुकसान ही हो रहा है। इन्होंने 600 के ऊपर के लेवल्स 645 पर इस स्टॉक को खरीदा था, 35 शेयर लिए थे, और वहाँ से भी स्टॉक काफ़ी टूट चुका है। इनफैक्ट हमने देखा अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं सभी में करीब 30 से 40% का करेक्शन आया है। अदानी विल्मर में भी इनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि इन्होंने इतने शेयर्स नहीं लिए, इस वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, बट खरीद भाव जो है इनका उससे काफ़ी नीचे आ चुका है ये शेयर। रवि, आप सजेस्ट करिए, अदानी विल्मर में बने रहने की राय देंगे आप? देखिए पूजा जी, जब से 2 लाख करोड़ के लोन की बात फैली तब से अदानी ग्रुप के जो शेयर्स है उनमें लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं से जो है वो प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। स्टॉक्स का व्यू चेंज हो गया है। अदानी विल्मर की पर्टिकुलर अगर बात करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर आया, जिसकी वजह से ये वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन ये ऐसा शेयर है कि 500-550 का जो लेवल है ये बाइंग के लिए अच्छा है। वापस से अगर बात करें तो आपको 680 और 700 के लक्ष्य दिखा सकता है। वॉलेटिलिटी इन स्टॉक्स में थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। मेरा सजेशन होगा घबराने की जरूरत नहीं है, बैठे रहिए, आपको जरूर यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अडानी विल्मर को होल्ड करने की सलाह है। लेकिन पावर की चर्चा चल रही थी और इसके पहले हमारे साथ जो दर्शक जुड़े थे उनका एक सवाल हमसे छूट गया था। टाटा पावर के बारे में भी रवि उन्होंने राय पूछी थी। टाटा पावर हमने देखा था कि अच्छे तरह से ये शेयर चला था, लेकिन एक लंबा समय हो गया जब ये 200 रुपए के इर्द गिर्द ही घूम रहा है ये शेयर। 300 रुपए के भी भाव इसमें निवेशकों ने देखे, लेकिन उसके बाद हमने उत्साह ज़्यादा दिखा नहीं। आपको क्या लगता है रवि कि किसी के पास अगर है नहीं तो वो ले ले टाटा पावर, जिनके पास हैं पहले से थोड़े से ऊपर के भाव पर हैं वो इंतजार करें, या फिर निकल के कोई बेहतर विकल्प की तलाश करें? देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, आपने अगर पावर के पूरे पावर ग्रुप को भी मैं थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ। देखिए इस समय पावर की रिक्वायरमेंट इंडिया के जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से कंपनी के शेयर्स में टाइम लगेगा। मतलब आपको अगर आप साल भर 3 साल का निवेश करके रखते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, और मुझे लगता है धीरे धीरे ये स्टॉक्स अपने अपर वैल्यू की तरफ जाएंगे। टाटा पावर पर्टिकुलरली बात कर लेता हूं, जब तक 198 के ऊपर है तब तक आप बिल्कुल बुलिश रहिए। जितना नीचे 198 के पास मिलता है आपके लिए उतना अच्छा है, आप उसको खरीदिए। 220, 235, 255 ये लक्ष्य आते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो निकल जाइए, अगर आप इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के तो भी आप 50% प्रॉफिट पोजीशन बुक कर लीजिए और फिर से नीचे लेवल पे आता है खरीद लीजिए। इस तरीके की जॉबिंग का लेवल रखिए। सेम आप अदानी पावर की जो अभी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी, मैं उसकी भी यही कहूंगा कि जब तक 270 के ऊपर है, अभी का जो करंट लेवल है इनमें भी खरीदिए। 300, 320 आता है निकल जाइए, वापस 275, 80 का वेट करिए। इस टाइप की स्ट्रेटेजी रखिए, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुक करते रहिए तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी स्टॉक मार्केट में बनी रहेगी। ठीक है, टाटा पावर को लेकर व्यू, बहुत ही विस्तृत व्यू अपना शेयर किया रवि ने हमारे साथ। और अब अगले दर्शक को जोड़ेंगे मुंबई से सुधीर जी हमारे साथ है फोन लाइन पर। सुधीर जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग और हैप्पी न्यू ईयर सर आपको भी। आपको भी सर बहुत बधाई। हाँ सर, मेरा सवाल है, मेरे पास 1000 क्वांटिटी है वाटर बेस, मैं 99 पे लिया था वाटर बेस, अभी 75 चालू है। और मैंने एक आंध्रा शुगर लिया था, 1000 क्वांटिटी लिया था 115 पे, तो उसमें अभी प्रॉफिट दिखा रहा है और एक में लॉस दिखा रहा है। तो अभी आपकी सलाह क्या रहेगी सर? मुंबई से बोल रहा हूँ। आंध्रा शुगर आपने किस भाव पर लिए? 115, 1000 क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको आंध्रा शुगर में फायदा हो रहा है, वाटर बेस में आपको नुकसान हो रहा है। वाटर बेस 100 के भाव पर 1000 शेयर इन्होंने लिए हैं और श्रिम्प कारोबार वाली ये कंपनी है। और
अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन, उसी कैटेगरी में इसको भी रखते हैं। तो जब जब खबरें आती हैं तो शेयर में देखने की रौनक आती है, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ दिखता है ये शेयर। 75 रुपये के आसपास शायद अब हो गया है वाटर बेस का शेयर। 74 रुपये 25 पैसे के आसपास का भाव है, इनके भाव से तकरीबन 25 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। कुणाल, वाटर बेस चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं इसके? कोई उछाल की उम्मीद है इसमें शेयर में? अभिषेक, आपने बहुत ही सही पॉइंट बताया, और वो है कि जब भी इसमें कोई अनाउंसमेंट या न्यूज वगैरह आता है, इस काउंटर में मोमेंटम आता है, फिर से ये ठंडा हो जाता है। इसमें सिर्फ एक ही पॉजिटिव है कि मार्च 2020 में इस काउंटर ने जो एक्सट्रीम बॉटम बनाई थी वो थी 68 to 70 रुपीज की। उसके बाद फिर से वही लेवल पे जून 2022 में सपोर्ट लिया था, और रिसेंटली देखिए ये 74 पे चल रहा है। सो ये एक एक्सट्रीम लो है जो इस काउंटर ने करीब करीब 3 बार टेस्ट किया, 4 बार टेस्ट कर रहा है। सो होल्ड करने की सलाह बनेगी। काउंटर अगर 70 के नीचे डिसाइसिवली फिसलता है तो हमें थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना होगा, अदरवाइज होल्ड करिए। और यहाँ से एक टेक्निकल बाउंस आता है, उसमें एग्जिट कर दीजिए, बिकॉज ये मोमेंटम लेस काउंटर्स में बने रहना हमारा कैपिटल अननेसेसरी ब्लॉक हो जाता है। सो जैसे बाउंस आता है, एक कंफर्ट लेवल दिखे, प्लीज एग्जिट करने की सलाह बनेगी। ठीक है, वाटर बेस से उछाल पर निकलने की सलाह है। लेकिन रवि, आपसे जानना चाहेंगे आंध्र शुगर के बारे में। अब 137 रुपये पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है, 115 के आसपास की बाइंग है, और हमने देखा पिछले दिनों की शुगर स्टॉक्स में चौतरफा बाइंग आई थी। सारे के सारे स्टॉक्स चले, चाहे आप बड़े फ्रंटलाइनर ले लीजिए, बलरामपुर चीनी हो गया, श्री रेणुका हो गया, या फिर इस टाइप की कंपनियां भी अच्छी तेज़ी हमने देखी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर थोड़ी सी लंबी अवधि का नज़रिया हो तो ये सही कंपनी है? क्योंकि इथेनॉल की स्टोरी चल रही है एक तरफ, उसका फायदा लेने की कोशिश होगी, सही प्ले होगा आंध्रा शुगर? अभिषेक जी, मैं एक इसमें मेरा क्वेरी है कि इसका आंसर आप एक बार जरूर दीजिए, मैं जरूर उस पर ऐड करूंगा। आपके हिसाब से एक बार क्या करना चाहिए, बिकॉज आपकी नॉलेज का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूं। नहीं रवि, देखिए ऐसा है कि आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं ना, वो हमें गाइड करते हैं, मदद करते हैं, और आपकी नॉलेज एक तरह से हम कह सकते हैं हमारा बेस है, आधार है। जहां तक मेरी जानकारी है, एथेनॉल को लेकर जो कैपेसिटी एडिशन हो रहा है, आंध्रा शुगर को लेकर कोई खास खबर तो आई है नहीं। आप बताइए इस पे करना क्या है? देखिए, जब तक बजट है, एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, और एथेनॉल और शुगर इंडस्ट्री सिर्फ बजट तक आप मेरे हिसाब से पोजीशन को होल्ड करके रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि बजट के मतलब ज्यादा दिन बचे नहीं है, और उस स्पेकुलेशन में एक अच्छा मुनाफा दे जाएगा। और अभी थोड़ा सा लॉस है, उस लॉस की चिंता मत करिए। जब बजट की अनाउंसमेंट आएगी, एथेनॉल को लेकर के डिसीजंस आएंगे, तो वो टाइम पे थोड़ा सा बढ़त देखने को मिलेगी, तो आपको निकलने का मौका मिलेगा। जहां तक टारगेट की बात है, मुझे लगता है 8-10% तो यहाँ से अपसाइड मूव बनता है। 10% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। बजट तक के लिए आप इसे प्ले कर सकते हैं, फिलहाल होल्ड करने की राय। आगे बढ़ते हैं, और झांसी से हमारे साथ अगली दर्शक जुड़ी हैं सारिका फोन लाइन के जरिए। सारिका जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। मैम, मेरे पास दीपक नाइट्रेट के 250 शेयर हैं 2350 के रेट पे, और गोदरेज प्रॉपर्टी के 500 शेयर हैं 2360 के रेट पे। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? गोदरेज प्रॉपर्टीज आपने 2360 पे लिया हुआ है। ओके, चलिए अब दोनों स्टॉक्स पर राय दिलवा देते हैं। ये दीपक नाइट्राइट 2350 पर इन्होंने लिया हुआ था, भारी नुकसान हो रहा है इनको इस स्टॉक में, और गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी ये नुकसान झेल रही हैं। कुणाल, सजेस्ट करिए दीपक नाइट्राइट का फ्यूचर कैसा लग रहा है? कोई रिकवरी देख रहे हैं आप स्टॉक में? पूजा, अगर हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इस फॉर्मेशन में बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हमने देखा था करीब करीब अगस्त और सितंबर में, और ये ब्रेकआउट जो आया था वो 2000 के लेवल पे आया था, काउंटर 2350 तक गया था, लेकिन उसके बाद ये फिजल आउट होकर साइडवेज कंसोलिडेशन में आ गया है। सो एज ऑफ नाउ अगर हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो एक साइडवेज फॉर्मेशन है, कोई नेगेटिव एज ऑफ नाउ चार्ट पे मेजर नहीं दिख रहा है। सो हमारा एक स्टॉप लॉस बनेगा इस काउंटर में, वो है 1880 का। अगर ये काउंटर 1880 के नीचे फिसलता है तो हमें डेफिनेटली कॉशियस होकर एक बार लॉस बुक करना होगा, अदरवाइज यहाँ से मोमेंटम शुरू हो सकता है। मोमेंटम एज ऑफ नाउ मिसिंग है, 2025 का ब्रेकआउट लेवल है। अगर ये काउंटर 2025 के ऊपर निकलता है तो 2200 तक के लेवल्स फिर से दिखा सकता है। एज ऑफ नाउ इस काउंटर में बने रहने की सलाह बनेगी। ठीक है, नुकसान हो रहा है आपको, लेकिन थोड़ा समय दीजिए स्टॉक में। आपको काफ़ी समय देना पड़ सकता है क्योंकि नुकसान काफ़ी बड़ा है, उसको लेकर एग्जिट मत कीजिए।
उछाल का वेट करिए, उसके बाद वापस से रिव्यू कर लीजिए। दीपक नाइट्राइट में, गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी इन्हें नुकसान है। 2360 पर इन्होंने लिया था, 1360 पर इन्होंने ये स्टॉक लिया था और इस वक्त 1250 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है। रवि, गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए क्या राय देंगे आप? बने रहने की राय देंगे या फिर एग्जिट कर ले? और दूसरा कोई स्टॉक है आपको इस स्पेस से जो अच्छा लग रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा व्यू 3 महीने 6 महीने का रखते हैं या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखते हैं तो इससे ज्यादा कंफर्टेबल स्टॉक मुझे डीएलएफ लग रहा है, क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टीज ने इस समय प्रॉपर्टीज मार्केट में काफी एक्सपेंशन किया है, लेकिन उसकी वजह से डेट भी काफी इनका बढ़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिक्योर रहना चाहते हैं तो डीएलएफ आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। आप उसकी तरफ अगर स्विच कर जाते हैं तो फायदा मिलेगा, और अगर आप इसमें ही बने रहना चाहते हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा कि आप 1200 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा। उसके नीचे जाने के बाद भी स्विच कर सकते हैं, लेकिन मेरी चॉइस डीएलएफ इसमें ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ठीक है, डीएलएफ ज्यादा मजबूत लग रहा है। रवि को आगे बढ़ेंगे, फरीदाबाद से राजेश का सवाल लेंगे। राजेश जी नमस्कार, पूछिए सर, क्या क्वेरी है आपकी, क्या सलाह चाहिए? नमस्कार सर। जी सर, मुझे ये एयू बैंक के बारे में पूछना था। एयू बैंक में मैंने लिया है 500 शेयर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के 500 शेयर जी, 675 रुपए के हिसाब से। 675 रुपए के भाव पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर है, और आई थिंक कि आज इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के। 675 खरीद है, इनके खरीद भाव से तकरीबन ये 50 रुपए नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। हालांकि जो नंबर्स इन्होंने जारी किए थे, अपने ऑपरेशनल अपडेट जो दिए थे, अच्छे आंकड़े थे। वो डिपॉजिट में तिमाही दर तिमाही तकरीबन 5% के आसपास की ग्रोथ थी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्या सलाह होगी आपकी रवि? नतीजे आज इसके आने वाले हैं, नतीजों से पहले आपका क्या व्यू है? थोड़ा शेयर कमजोर है, थोड़ा नर्वसनेस दिख रही है। नहीं, नर्वसनेस दिख रही है और थोड़ा सा मुझे लगता है कि डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा। और चूंकि एज पर एक्सपेक्टेड अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आपने बिल्कुल सही कहा कि नंबर्स को लेकर के थोड़ा सा डर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि नंबर्स आज आने दीजिए, थोड़ा रिस्क यहाँ पे लीजिए और 615 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए। मैं जो लेवल आपको स्टॉप लॉस के लिए बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं कि आपका लॉस या रिस्क रिवॉर्ड कम से कम एक मेंटेन हो जाए। अगर वो आ जाता है, वो ट्रिगर कर जाता है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक की तरफ अगर जाना चाहें, दूसरी तरफ नहीं तो आप यहाँ पर एक REC आप उसकी तरफ जा सकते हैं, और कोल इंडिया, ये 3 शेयर मैंने पहले भी रिकमेंड किए हैं। मुझे लगता है आप इनकी तरफ स्विच कर जाइएगा। ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 615 का पहले तो आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। वहां पर अगर लगता है कि थोड़ी चिंताएं बढ़ रही हैं तो 2 स्टॉक REC, कोल इंडिया, सरकारी कंपनियां पसंद हैं रवि को, और आपके लिए इसमें निवेश की सलाह है। लेकिन बाजार में आज हम देख रहे हैं कि शुरुआत से ही जो गिरने वाला जो खेमा है उसमें अडानी एंटरप्राइजेज लीड कर रहा है। निफ्टी में सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर है, करीब 4% के आसपास की, और उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपने 20,000 करोड़ रुपए के FPO का ऐलान कर दिया है। और दरअसल जो इनका प्राइस बैंड है FPO का, तो जो निचला बैंड है वो मौजूदा भाव से तकरीबन अभी 10% वो नीचे का है। इसके चलते हम देख रहे हैं थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, और जाहिर तौर पर FPO जो आता है डिस्काउंट पर ही आता है, और रिटेल निवेशकों को 64 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट देने का कंपनी ने वादा भी किया है इस FPO में। 27 जनवरी से ये FPO खुलने वाला है और 31 जनवरी तक इसमें मौका होगा आपके लिए पैसे लगाने का। तो हम देख रहे हैं कि 4% के आसपास की गिरावट है। 3450 रुपये अभी भी भाव है, लेकिन 3271 रुपये के आसपास का इनका शायद इशू प्राइस है, वो जरा चेक करेंगे, और इसके चलते हम थोड़ा प्रेशर आज देख रहे हैं। रवि, एक बढ़िया मौका है जिसके पास अडानी एंटरप्राइजेज नहीं है, क्या आपको लगता है कि लेना चाहिए? और FPO को लेकर आपकी क्या राय होगी? क्या सेकेंडरी मार्केट में ले सकते हैं या फिर FPO के लिए आवेदन करें? मुझे लगता है FPO के लिए आवेदन करना ज्यादा अच्छा होगा। सेकेंडरी मार्केट में थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल एक्सप्लेन कर ही दिया है अभिषेक जी। बेस प्राइस के हिसाब से अगर देखते हैं तो FPO की तरफ ज्यादा आपको अट्रैक्शन मिल सकता है। स्टॉक में अगर आप निवेश करते हैं तो थोड़ा सा आपकी पैनिक हो सकते हैं, आप थोड़ा सा जो है वो वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी तो उससे डर पैदा हो सकता है। तो मुझे लगता है FPO के लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर ये व्यू, लेकिन आखिर में हम आपके लिए लेकर आएंगे बजट 2023 को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी।
सरकार बजट में कई नए सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम का ऐलान कर सकती है और इस पर ज्यादा डिटेल के साथ प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। प्रकाश, निश्चित तौर पर नजर इसी पर है कि कहां कहां पीएलआई आती है, मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ाया जाता है। बताइए, आपके पास क्या जानकारी है, क्या कुछ आने वाला है पीएलआई को लेकर? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि आगामी बजट में सरकार कुछ नए सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम की घोषणा कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस प्रस्ताव पर चर्चा अभी चल रही है और इस बात की बेहद संभावना है कि कई सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम की घोषणा जो है सरकार करे। अगर आप इन सेक्टर्स पर नजर डालें तो लेदर इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम की घोषणा की जा सकती है। टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग पर भी सरकार इंसेंटिव्स दे सकती है। वैरायटी ऑफ केमिकल्स हैं, इसके अलावा सीजीडी सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए भी पीएलआई स्कीम की घोषणा हो सकती है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए भी पीएलआई स्कीम की घोषणा की जा सकती है। साथ ही साथ जो स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी है उसके लिए भी पीएलआई स्कीम की घोषणा सरकार कर सकती है। इसके अलावा सूत्र हम ये भी बता रहे हैं कि जो मौजूदा पीएलआई स्कीम है उसके दायरे को भी सरकार बढ़ा सकती है और ये दो तरीके से किया जाएगा। पहला तो ये कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट है जो मौजूदा पीएलआई स्कीम्स हैं उसको बढ़ाया जाएगा और इसमें करीब करीब इसमें 20% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी की जा सकती है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ऑन ग्राउंड इन पीएलआई स्कीम पर काफी बेहतर रिस्पांस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो इंसेंटिव्स का पीरियड है जो कि आमतौर पर 5 साल है उसको भी बढ़ाया जाएगा। मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इंसेंटिव्स का फायदा ले पाएं और जो मैन्युफैक्चरिंग साइज है उसको भी बढ़ाने में मदद मिले। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने अभी तक 14 सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम की घोषणा की है, करीब 2 लाख करोड़ रुपए की भी घोषणा कर दी है। इसमें मोबाइल कंपोनेंट शामिल है, फार्मास्यूटिकल्स एपीआई है, सोलर पीवी मॉडल्स है, केमिस्ट्री सेल बैटरी है, ड्रोन्स है, स्पेशलिटी स्टील है। इसके अलावा कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके लिए ऑलरेडी पीएलआई स्कीम की घोषणा की जा चुकी है। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश। तो लेदर, टॉयज, खिलौने, केमिकल, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स के लिए पीएलआई की प्रस्ताव है और कई सारे मंत्रालयों ने अपने प्रस्ताव वित्त मंत्री जी को सौंप दिए और उम्मीद ये करेंगे कि पीएलआई को लेकर वाकई इस बजट में बड़े ऐलान होंगे। और आपको ये जानकारी सबसे पहले ईटीनो स्वदेश पर मिल रही है। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रदर्शी आपको ये एक्सक्लूसिव जानकारी बता रहे थे पीएलआई स्कीम को लेकर। तो अब यहीं पर समाप्त करने का समय आ गया है। रवि और कुणाल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब भी देने के लिए। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत।